Welcome to Educational Platform. My name is Kriti Sahai, and you know that this is 7th edition of Indian Polity. Now हमारी जो ये सीरीज़ है इसमें ये 7th edition Indian Polity का इसको हम कंप्लीट करेंगे and this is the lecture number 1 where we are going to do this chapter. नया एडिशन में कुछ 12 न्यू चैप्टर ऐड किए गए हैं. The first chapter is concept of constitution, कंज्यूमर कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन परसेप्शन एंड सो ऑन. और इसमें कुछ प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ऐड ऑन किए जैसे 22 के, 21, 22, 23 और मेंस के भी क्वेश्चन 3 साल के ऐड किए गए हैं. तो ये हमारा 7th एडिशन न्यू एडिशन है जिसमें कुछ ऐड ऑन किए गए. नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, this is the chapter number 1 of Lakshmikant and is called Historical Background of Indian Constitution. Let's start the series, the Historical Background of Indian Constitution. अब Historical Background of Indian Constitution पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा एक्चुअली में बैकग्राउंड देना पड़ेगा इस चैप्टर से भी पहले. ये किताब जो इमिडिएटली स्टार्ट हो जाती है लेकिन हम इसका थोड़ा छोटा सा द सिंपलिस्टिक explanation possible I will try to give you. Okay, the actual story basically began around 1600 लंदन में. आई थिंक 1600 ईस्वी में एक कंपनी बनाई गई थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी. नाउ कंसिडर इट अ प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज मेड बाय द रिच पीपल ऑफ दैट टाइम और इसका पर्पस था बेसिकली ट्रेड किया करेंगे, राइट. अलग अलग जगह पर जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 150 ईयर्स बिकम अ पावरफुल टेरिटोरियल पावर. एक तो उस समय इस प्रकार से कुछ सर्कमस्टांसेस हुए और साथ ही साथ अगर हम बात करें 1608 के बाद ये इंडिया आए थे एज अ ट्रेडर्स एंड ये ट्रेड किया करते थे इंडिया के अंदर. मतलब कि जैसे कि स्पाइसेस हो, कॉटन, रॉ मटेरियल, ये इनको खरीद के बेसिकली वापस इंडिया में यूरोप में जाके बेचा करते थे. दैट वाज अ जॉब ऑफ देम. बट बिकॉज इट वाज 16 एंड 17th सेंचुरी दिस प्राइवेट कंपनी यूज टू मेंटेन इट्स ओन आर्मी. इनके पास खुद की आर्मी हुआ करती थी और उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा रिच भी थी बिकॉज उनके पास मोनोपोली था ट्रेड का. इनके पास मोनोपोली था मतलब कि पूरे इंग्लैंड में, ब्रिटेन में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय ही ट्रेड कर सकते हैं ईस्ट ऑफ अफ्रीका में. जितने भी ज्योग्राफिकल एरिया है अफ्रीका के ईस्ट में आते हैं वो करेंगे. एंड दे वर वेरी रिच एंड दे यूज टू मेंटेन इट्स ओन आर्मी. ओके, तो उनका फंक्शन था एज अ ट्रेडर, तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड किया करते थे. बट सिंस 1750 जो मुग़ल एम्पायर थे उस टाइम पे रूल किया करते थे वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगे और इसमें क्या हुआ, पावर वॉइड शुरू हो गया. पावर एक गैप होने लगा. उस टाइम अलग अलग लोगों ने उसको फिल करने की कोशिश की जब मुग़ल डिसइंटीग्रेट हो रहे थे. जैसे फ्रेंच ने फिल करने की कोशिश की, मराठा ने फिल करने की कोशिश की, ब्रिटिशर्स ने फिल करने की कोशिश की एंड बेसिकली ब्रिटिश इज द फाइनल विनर ऑफ इट. सिंस 1750 ये टेरिटोरियल और पॉलिटिकल पावर बन के उभरे इंडिया के अंदर. ओके, दिस स्टार्टेड बिकमिंग द पॉलिटिकल पावर इन 1750 एंड जैसे ही 1750 से लेकर 20 साल का जो था 1770 तक, इन 2 डेकेड्स में व्हेन दे डिड बिकम मेन पॉलिटिकल पावर्स, तो जो ब्रिटेन के पार्लियामेंट होते थे उस समय दे स्टार्टेड असर्टिंग देयर कंट्रोल ओवर दिस ईस्ट इंडिया कंपनी. तो जो एक्चुअली ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कुछ लॉज पास किए विच इज़ कॉल्ड बाय द नेम. फर्स्ट वन इज़ यू सी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. अब हमें ये सारे के सारे जो एक्ट है इनके सबके बारे में पढ़ना है. रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 73 से इसका पर्पस क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना कैसे किया जाता, ये सब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. फिर हमारा आएगा 70, आगे आप देखिएगा 71 का, 74 का एंड सो ऑन. तो हमें बिगिनिंग 1773 से इंडिया को फ्रीडम मिलती है और 1773 से लेके हमारा जो इंडियन इंडिपेंडेंस का है 47 तक, वहाँ तक हमें पढ़ना है. ओके, तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा का पूरा टाइमलाइन है, इसको कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल. ओके, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. एक्चुअली लक्ष्मीकांत को बेसिकली इसीलिए पढ़ते हैं बिकॉज दिस इज़ नॉट अ हिस्ट्री बुक, राइट. ये इंडियन पॉलिटी की किताब है. व्हाट एग्जैक्टली इज द इंडियन पॉलिटी?
हमें अपने भारतीय संविधान और हमें भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में कंप्लीट स्टडी करनी होती है. We have to learn the whole of Indian Constitution. But before we will start learning about the Constitution, we actually have to know कि Indian Constitution जो कि 1950 में बना था, उस पर जो impact है, उसमें पिछले 200 सालों का कहाँ कहाँ से कौन कौन से impact है, कितने हैं, कहाँ से लॉ आए, ये हम अब देखेंगे. जैसे कि 73 है, 1784 है ना, 813 है, ये बहुत सारे चार्टर एक्ट भी आते हैं, सो ऑन. ये सब के लॉ जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वन वे या अदर वे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी ना किसी प्रोविजन को इम्पैक्ट करती है. आई विल टेल यू द इम्पॉर्टेंट. जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं हमारे देश में एक प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, हमारे देश में लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट लॉ बनाती है, विधानसभा होती है, मुख्यमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होता है, उसका एक कैबिनेट होता है, वो कैबिनेट में अलग अलग मिनिस्टर होते हैं, जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है. ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं से डिराइव होगी. एंड ऑल दोज हिस्टोरिकल डिसीजंस आर समवेयर रिटन इन दीज लॉ कि एक प्राइम मिनिस्टर है, उसके अपने कैबिनेट बनेंगे और उनके कैबिनेट में अलग अलग लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी. ओके, नाउ दिस आइडिया पोर्टफोलियो कि अलग अलग है, फाइनेंस मिनिस्टर बनाए गए, ये जो पोर्टफोलियो है डिफरेंट मिनिस्टर का एक्चुअली कम इन 1860 बाय लॉर्ड कैनिंग. एंड ये जो 1861 का लॉ है इसको कहते हैं इंडियन, आप आगे देखिएगा पढ़िएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861. यहाँ दिस वन, यहाँ पे आप पढ़िएगा आगे. ओके, इसके इस सिस्टम को लीगलाइज कर दिया गया था, राइट. एंड दिस इज़ द गुड वे टू एडमिनिस्टर द कंट्री. ओके, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा पर्पस है कि उसको स्टडी करना है, लेकिन उसको स्टडी करने से पहले हमें एक बार उसकी हिस्ट्री, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कि वो किस किस चीज़ से इन्फ्लुएंस हुई है उसके बारे में पढ़ना होगा. ओके, एंड स्पेशली ऑल दीज लॉज जो कि 1773 से होते हैं और एंड होते हैं 1947 में. ओके, सो बेसिकली अब हम शुरू करते हैं. यहाँ से हमारा चैप्टर है, इसमें जो जो इम्पॉर्टेंट है मैंने हाईलाइट कर दिया है पहले ही. ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ बेसिकली क्या होता है. ब्रिटिशर्स जो है वो 1608 में एज अ ट्रेडर्स वो आते हैं इंडिया. तो इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, जो कि एक प्राइवेट कंपनी रहती है और उनको वहाँ की क्वीन रहती है एलिजाबेथ I. तो 1600 में उन्होंने एक चार्टर दिया, एक फरमान जारी किया, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो कि एक प्राइवेट वहाँ की कंपनी होती है, कि आपको मैं एक चार्टर देती हूँ, आप अफ्रीका के ईस्ट में जो भी एरिया आप वहाँ जाइए, आप वहाँ ट्रेड करो और आपके पास ही मोनोपोली, मतलब आप ही की ट्रेड करो, दूसरी कोई कंपनी आके वहाँ पे ट्रेड नहीं करेगी. ये उनके पास एक चार्टर मिलता है. ओके, तो यहाँ पे वही लिखा है, द ब्रिटिशर्स कम टू इंडिया इन 1608 एज ट्रेडर इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विच हैड द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया अंडर चार्टर गारंटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ I इन 1600. ओके, उसके बाद 1765 में क्या होता है, कंपनी को दीवानी राइट मिलती है. 1764 में एक बक्सर का बैटल होता है, जिसके बाद कंपनी उस बैटल को जीत लेती है और मुग़ल के जो एम्परर रहते हैं उनसे उनको एक दीवानी राइट मिलती है. इस राइट में क्या होता है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का उन्हें रेवेन्यू और सिविल मैटर्स जो है उनके पास मिल जाता है. इस तरह से क्या होता है, कंपनी जो कि एज अ ट्रेडर आती है वो अब उनके पास पॉलिटिकल पावर होती है, वो एडमिनिस्टर करना शुरू करते हैं. तो यहाँ पे इनका करियर स्टार्ट होता है, टेरिटरी को बढ़ाते हैं वो. ठीक है, तो सबसे पहले मैं जानती हूँ कि 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने उन्हें चार्टर दिया. 1608 में ब्रिटिशर्स यहाँ आए, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी आए यहाँ पे. 1765 में जो ट्रेडर्स आए थे 1608 में, वो अब वो टेरिटरी को बढ़ाने लगे, अपना एडमिनिस्टर करने लगे, पॉलिटिकल पावर उनका बढ़ने लगा. उसके बाद फिर 1858 में क्या होता है कि एक सिपाही विद्रोह होता है.
उसके बाद क्या होता है, जो ब्रिटिश क्राउन रहते हैं उन्होंने बोला कि अब कंपनी के पास कोई पावर नहीं रहेगा, अब ये डायरेक्ट जो है वो क्राउन के अंदर में रहेगी। अभी तक कंपनी वाले पहले ट्रेड किए, उसके बाद लड़ाई वड़ाई किए, फिर टेरिटरी को अपने अंडर कर लिए, वो सब जीतने लगे। जब ये एक विद्रोह होता है जो कि हम लोग जानते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं 1858 का, उसके बाद क्राउन ने बोला नहीं, अब जो भी इंडिया को रूल किया जाएगा वो क्राउन की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर होगा। ठीक है, तो 1858 से 1947 तक इंडिपेंडेंस तक क्राउन के अंडर में हमारा इंडिया रहता है। ओके, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। विद द इंडिपेंडेंस केम विद द नीड come the need of constitution. Hence, a constituent assembly was formed for this purpose in 1946, and on January 26, 1950, the constitution came into being. तो उसके बाद जब हमारा इंडिपेंडेंस होता है उसके बाद हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन का ज़रूरत पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली हम बोल सकते हैं एक बुक है जिसमें बताया गया है कि कैसे देश रूल करेगा, कैसे यहाँ पे लोग रहेंगे, गवर्नमेंट और पीपल का रिलेशन क्या रहेगा, ये सारी बातें हमारे एक बुक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। क्योंकि वो रिटन है इसलिए मैं बुक बोल रही हूँ, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो मैं एक शॉर्ट में बताती हूँ। तो इंडिपेंडेंस जब हुआ तो हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन का ज़रूरत पड़ा। कॉन्स्टिट्यूशन का ज़रूरत के लिए कुछ लोग उसे बनाएंगे, तो वो लोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाया गया, उसके अंदर लोग को इलेक्ट किया गया कि आप ये लोग आओ, आप लोग फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 को। ओके, तैयार एक्चुअली हमारा 26 नवंबर को हुआ था 1949 को, लेकिन हमारा फोर्स में आया 26 जनवरी को, जो कि हम लोग रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। ओके, हाउएवर वेरियस फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी हैव देयर रूट इन ब्रिटिश रूल। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बहुत सारा फीचर्स है वो हमारा ब्रिटिश रूल को पे आधारित है। एंड देयर वर सर्टेन इवेंट इन द ब्रिटिश रूल दैट लेट डाउन द लीगल फ्रेमवर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड द फंक्शन ऑफ government and administration in British India, and these events have greatly influenced our constitution and polity. They explained here in chronological order under the two major headings, company rule and the crown rule. तो यहाँ पे कुछ इवेंट्स है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पॉलिटी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट रखते हैं, प्रभाव रखते हैं। ब्रिटिश रूल के टाइम कुछ इवेंट्स लाए थे, तो इसको हम मेनली दो कैटेगरी में पढ़ेंगे। पहला कंपनी रूल, जब हमारे ऊपर कंपनी रूल करती है 1773 से लेके 1858 तक। एंड देन सेकेंड वन इज़ क्राउन रूल, जब हमारे ऊपर डायरेक्ट क्राउन का कंट्रोल रहता है 1858 टू टिल इंडिपेंडेंस 1947। ओके, तो फर्स्ट जो हमारा है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये पहला एक्ट है ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके द्वारा कंपनी के जो भी अफेयर है उसको कंट्रोल किया गया। उनके जो भी अफेयर है उनको कंट्रोल किया गया, उनको रेगुलेट किया गया, और साथ ही साथ कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के बारे में बताया गया। एंड यहाँ पे इस एक्ट के तहत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को लाया गया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में सेंटर को ज़्यादा पावर दिया गया, सेंट्रलाइजेशन किया गया इस एक्ट के तहत। तो यहाँ पे लिखा है दिस एक्ट वाज ग्रेटली कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस एज इट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर को कंट्रोल और रेगुलेट किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, फर्स्ट पॉइंट। द सेकेंड वन इज इट रिकोगनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ कंपनी। कंपनी के पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को पहली बार बताया गया। एंड द थर्ड वन इज फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इंडिया में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन यानी सेंट्रलाइजेशन का नींव रखा गया। द फीचर ऑफ दिस एक्ट वेयर एज फॉलोज। तो इसके फीचर्स क्या है, इसमें क्या क्या किया गया। तो पहला ये किया गया कि गवर्नर ऑफ बंगाल, इसका नाम चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया, जो कि वॉरेन हेस्टिंग थे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया जिसमें 4 मेंबर थे, और ये जो 4 मेंबर है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करेंगे।
देन सेकेंड वन इज़ गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे, गवर्नर ऑफ मद्रास, ये पहले इंडिपेंडेंट थे, लेकिन इसमें सेंट्रलाइजेशन किया गया तो सेंटर को पावर दिया गया, तो अब क्या कर दिया, दोनों जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर हैं वो अब सबऑर्डिनेट रहेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। द थर्ड वन इज़ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस थे। बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, इसमें इंडियन लोग के केसेस नहीं जाएंगे, इसमें जो भी कंपनी के एम्प्लॉय हैं उनके कोई भी केसेस है तो वो सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगा, या गवर्नर जनरल से रिलेटेड या गवर्नर से सारे कंपनी के लोगों का केस इसमें जाएगा। एंड फोर्थ वन इज़, इसमें बोला गया कि जो आप प्राइवेट कंपनी क्या वो बहुत प्राइवेट ट्रेड करती थी उसको रोका गया, फिर यहाँ नेटिव से बहुत घूस लेती थी, प्रेजेंट लेती थी, तो वो सब कुछ रोका गया। क्योंकि एक्चुअली ये जब एक्ट आया था उसके, ये एक्ट आया ही था इसीलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपनी करप्ट हो चुकी थी, एक्सेस करप्शन हो चुका था। आप हिस्ट्री में जब पढ़िएगा रॉबर्ट क्लाइव के बारे में तो जानिएगा कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था, क्योंकि इतना ज़्यादा वो यहाँ के लोगों से घूस ले चुके, करप्ट हो चुके थे। बाद में उन्होंने वो जब वापस गए लंदन तो उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो वो हम हिस्ट्री में अलग से देखेंगे। तो इसीलिए ये सब चीज़ को रोका गया कि आप प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते हो। एंड द लास्ट फीचर्स हमारा ये था कि एक गवर्निंग बॉडी बनाया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें कंपनी की कोई भी अगर पॉलिटिकल, रेवेन्यू या सिविल मैटर है तो वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो रिपोर्ट करेगी ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ओके, तो ये 5 जो हमारा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फीचर्स रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। फिर सेकेंड एक्ट आता है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इस एक्ट में बेसिकली क्या किया, जो सुप्रीम कोर्ट के पावर है उसका जो जुडिक्शन है उसको कम कर दिया गया। इस एक्ट को हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। तो जो भी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में डिफेक्ट थे उसको रेक्टिफाई किया गया। सबसे पहले क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट के पास बोला गया कि गवर्नर जनरल या फिर उसके जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है 4 मेंबर का, इनका कोई भी ऑफिशियल मैटर सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन से बाहर रहेगा। साथ ही साथ कंपनी के जो सर्वेंट है उसके ऑफिशियल एक्शन ये भी सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन से बाहर रहेंगे। एंड थर्ड वन इज़ रेवेन्यू मैटर भी सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन के बाहर रहेगा। ये तीनों बात कहा गया। फिर बोला गया सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन में कोलकाता के जितने भी लोग हैं उनके केसेस उनमें जाएंगे। ओके, और इसमें एक और चीज़ लाया गया, पर्सनल लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब कि हिंदू का किसी का केस रहेगा तो वो हिंदू लॉ के हिसाब से होगा, मुस्लिम का किसी का केस रहेगा तो वो मुस्लिम लॉ के हिसाब से होगा। एंड द लास्ट वन इज़ कि जो भी प्रोविंशियल कोर्ट है, यानी कि जो प्रोविंशियल मतलब स्टेट, आज के टाइम में स्टेट, तो प्रोविंशियल कोर्ट की जो भी अपील है वो कौन डिसाइड करेगा, वो गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन से बाहर होगा प्रोविंशियल कोर्ट का। एंड द लास्ट वन इज़ ये है कि गवर्नर जनरल और उसके जो काउंसिल है वो प्रोविंशियल कोर्ट या फिर उसके काउंसिल के सारे रेगुलेशन को फ्रेम करेंगे। तो ये हमारा सेकेंड एक्ट था। द थर्ड वन इज़ पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सबसे पहले पिट्स क्यों रखा गया, क्योंकि उस टाइम ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम विलियम पिट था। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। इसके फीचर्स क्या थे, सबसे पहले क्या किया गया कि कॉमर्शियल कंपनी के जो कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन है इसको अलग कर दिया गया। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, जो उनका कॉमर्शियल फंक्शन है और जो पॉलिटिकल जैसे कि सिविल और मिलिट्री मैटर है ये सब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही रिपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिश पार्लियामेंट को। लेकिन अब बोला गया नहीं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल मैटर देखेंगे, और जो पॉलिटिकल मैटर है, सिविल, मिलिट्री, ये सब का है, उसके लिए एक नया गवर्निंग बॉडी बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो वो अब इसको रिपोर्ट करेंगे। तो ये चीज़ ला के क्या किया गया, एक डबल गवर्नमेंट, दोहरी प्रशासन को लाया गया। डबल गवर्नमेंट जो है यहाँ पे लाया गया। तो ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए बनता है। डबल गवर्नमेंट कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1784 में। और साथ ही साथ इस एक्ट में पहली बार एक ब्रिटिश पोसेशन वर्ड यूज़ किया गया। मतलब कि इंडिया में जो कंपनी की टेरिटरी है उसको नाम दे दिया गया कि ब्रिटिश पोसेशन है।
और यहाँ पे कंपनी पे एक सुप्रीम कंट्रोल ब्रिटिश पार्लियामेंट ने स्थापित किया। इस एक्ट में इतना ही था, बहुत ज़्यादा नहीं था इसमें। फिर 1786 में क्या होता है कि हमारे नए गवर्नर जनरल ऑफ ये बनते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं, जिनका नाम होता है कॉर्नवालिस। ठीक है, तो ये बेसिकली एक्ट आया था क्योंकि कॉर्नवालिस नए गवर्नर बने, तो उन्होंने कुछ एक दो डिमांड रखा, उसको लाने के लिए एक्ट को लाया गया। उन्होंने क्या बोला कि मेरे जो काउंसिल है, 4 मेंबर के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसके डिसीज़न को मैं ओवरराइड कर सकता। अगर वो मना कर रहे और मुझे चाहिए तो मैं अपने बात को ओवर ये करूँगा, पावर ज़्यादा मिलेगा मुझे पावर। और दूसरा उन्होंने कहा कि कमांडर इन चीफ का हेड यानी कि आर्मी हेड कौन रहेगा, गवर्नर जनरल रहेगा। तो ये दो प्रोविज़न ही इसमें लाया गया था। ओके, तो एक बार हम लोग रिवाइज पूरा कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से एक्ट पढ़े हैं। सबसे पहले हमने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जिसमें हमने पढ़ा फर्स्टली क्या हुआ कि इसमें रेगुलेट एंड कंट्रोल किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्स्टली। सेकेंड ये है कि इसमें बताया गया रिकॉग्नाइज कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के बारे में बताया गया पहली बार। ओके, एंड थर्ड वन इज कि इसमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन लाया गया, सेंटर के पास पावर दिया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में ये जो है पहले किया गया, फर्स्टली किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट और कंट्रोल किया गया, कंपनी के पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के बारे में बताया गया और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम फीचर्स में देखें तो सबसे पहले क्या किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नाम चेंज किया गया। पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था जो कि वॉरेन हेस्टिंग थे फर्स्ट। इनका एक काउंसिल बना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना, जिसमें 4 मेंबर थे। ओके, जो इनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट किया करते थे। अब क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उनके सबऑर्डिनेट में ये 2 गवर्नर रहेंगे, गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे। पहले क्या था, ये जो दोनों थे इंडिपेंडेंट थे, लेकिन इसके बाद सेंट्रलाइजेशन किया गया तो सेंटर को पावर दिया गया ना यहाँ पे, तो इसीलिए ये इनके सबऑर्डिनेट हो गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जज थे। प्राइवेट ट्रेड को रोका गया, ये कंपनी अब प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते हैं एंड कोई प्रेजेंट नहीं ले सकते हैं नेटिव से। साथ ही साथ एक कोड ऑफ डायरेक्टर्स गवर्निंग बॉडी लाई गई कि कंपनी के जो भी पॉलिटिकल हो या फिर सिविल हो, मिलिट्री हो, सारे जो अफेयर्स कंपनी लेते हैं, COD यानी कोड ऑफ डायरेक्टर्स, वो रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट को देगी। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में हमने पढ़ा है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हमने देख लिया। उसके बाद हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट था एक्ट ऑफ 1781। इसमें बेसिकली ये क्यों आया था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कोई डिफेक्ट था तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए, और मेन डिफेक्ट था सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन को रिड्यूस करना था। ओके, तो इनके जुडिक्शन से क्या क्या चीज़ हटाया गया। नंबर 1, गवर्नर जनरल या फिर उनके काउंसिल जो है उनके कोई भी ऑफिशियल मैटर इसमें नहीं जाएंगे। नंबर 2, कंपनी के जो सर्वेंट हैं उनके मैटर्स नहीं जाएंगे। एंड नंबर 3, रेवेन्यू से रिलेटेड ये 3 जो चीज़ है वो सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन से बाहर रहेंगे। और क्या उनके जुडिक्शन में रहेंगे, तो जो भी वहाँ के लोग हैं, आम लोग कैलकाटा में, उनका कार्रवाई ये सुप्रीम कोर्ट करेगा।
फिर इस एक्ट में पर्सनल लॉ लाया गया। बेसिकली पर्सनल लॉ मतलब कि अगर हिंदू का कोई केस गया तो वो हिंदू लॉ के हिसाब से होगा, मुस्लिम का जो केस है वो मुस्लिम, जो कि आज भी चलता है ये। एंड थर्ड वन ये था कि जो भी प्रोविंशियल कोर्ट है, प्रोविंशियल बेसिकली मैंने बताया था कि स्टेट, जो भी प्रोविंशियल कोर्ट है उसके सारे अपील जो है वो किसके पास चला गया, गवर्नर जनरल अपने पास रखा, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल। तो 1781 का हमने देख लिया। नाउ थर्ड वन इज़ हमारा थर्ड जो एक्ट था वो आई थिंक हमारा पिट्स इंडिया एक्ट था। पिट्स इंडिया एक्ट, जैसे मैंने बताया पिट्स क्यों रखा, क्योंकि वहाँ के उस टाइम ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट थे। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। इस एक्ट में सबसे पहले क्या हुआ कि जो कॉमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर था किसका, कंपनी का, इसको सेपरेट कर दिया गया। बोला गया कि जो कॉमर्शियल अफेयर है वो सीओडी यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेंगे, और पॉलिटिकल मतलब जैसे सिविल हो गया, मिलिट्री, ये सारे जो है उसके लिए एक नई गवर्निंग बॉडी बनाई गई, बीओसी। बीओसी मीन्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, ये देखेंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि दो बॉडी बनाई गई, मतलब कि यहाँ पे कहीं ना कहीं डुअल गवर्नमेंट को लाया गया, दोहरी प्रशासन को लाएगा इंट्रोड्यूस। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस एक्ट के तहत दोहरी शासन, डबल गवर्नमेंट को लाया गया, तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये हो गया। फिर इसमें पहली बार क्या बोला गया, ब्रिटिश पोसेशन वर्ड का यूज़ किया गया, ब्रिटिश पोसेशन वर्ड का यूज़ किया गया। मीन्स इंडिया में जो भी, ब्रिटिश इंडिया में जो भी टेरिटरी है कंपनी का, वो ब्रिटिश पोसेशन के अंदर आता है। एंड द नेक्स्ट वन कि यहाँ पे जो ब्रिटेन है उन्होंने सुप्रीम कंट्रोल कंपनी पे स्थापित कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा 84 का पिट्स इंडिया एक्ट भी हमने देख लिया। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, एक्ट ऑफ 1786। ये बेसिकली क्यों आया था, क्योंकि उस टाइम गवर्नर जनरल जो है वो चेंज हो गए थे और कॉर्नवालिस आ गए थे। तो इन्होंने दो डिमांड रखा। पहला इन्होंने बोला कि जो भी उनके काउंसिल है, जो 4 मेंबर का मैंने बताया था, वो ओवरराइड करेंगे इनके डिसीज़न को। जैसे काउंसिल अगर किसी बात पे नो बोल रहे हो और गवर्नर जनरल यस कर रहे हैं, तो इनका पावर ज़्यादा रहेगा, ये ओवरराइड कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने, कॉर्नवालिस ने बोला कि गवर्नर जनरल जो रहेंगे कमांडर इन चीफ के हेड रहेंगे, मींस कि आर्मी हेड रहेंगे। ये दो उन्होंने शर्तें रखी जब वो बने गवर्नर जनरल, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था चार्टर एक्ट हमने नहीं पढ़ा है, ओके। तो अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, चार्टर एक्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर हम इस तरह से शॉर्ट में भी देख लेंगे। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793, इसमें क्या हुआ बेसिकली, जो मैंने कहा था कि 86 में ये काउंसिल के डिसीज़न को ओवरराइड करेंगे गवर्नर जनरल, इसमें उसी बात को और एक्सटेंड कर दिया कि फ्यूचर में जितने भी रहेंगे उसको गवर्नर जनरल को और भी पावर दिया गया, अपना जो सबॉर्डिनेट गवर्नर थे बॉम्बे और मद्रास, उसके ऊपर और उनको गवर्नर जनरल को पावर दिया गया। साथ ही साथ थर्ड पॉइंट में देखें तो जो ट्रेड मोनोपोली मिला था 20 साल का, वो और एक्सटेंड कर दिया गया कंपनी को। और कमांडर इन चीफ अब मेंबर नहीं रहेंगे गवर्नर जनरल काउंसिल के, जो कि इसके पहले बनाए 1786 में जो गवर्नर जनरल के पास पावर था कि वो कमांडर इन चीफ हेड भी रहेंगे, तो ये यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। साथ ही साथ एक लास्ट ये था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाए गए थे एक नए गवर्निंग बॉडी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, बोला गया कि उनके जो सैलरी है वो अब इंडियन रेवेन्यू से जाएंगे, ओके। फिर हमारा 20 साल बाद फिर से चार्टर आता है, चार्टर एक्ट 1813। इसमें क्या रहता है कि अब यहाँ पे जो मोनोपोली मिला था उनका, जो एक्सटेंड कर दिया गया था 20 साल के लिए, वो अब यहाँ पे ख़त्म कर दिया था। लेकिन दो चीज़ का मोनोपोली, टी का और चाइना के साथ ट्रेड का अभी भी है। इसका मतलब कि टी पे अभी भी सिर्फ वही ईस्ट इंडिया कंपनी ही
ट्रेड करेगी और चाइना के साथ। तो ये दो चीज़ का जो मोनोपोली है उनके पास अभी भी है, लेकिन और सबका ख़त्म कर दिया गया। यानी कि 1600 में जो चार्टर मिला था उनको, वो 1813 में जाकर ख़त्म हुआ, लेकिन चाय के साथ अभी भी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ है, यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज़ को अलाउ किया गया कि वो इंडिया आए और यहाँ पे इनलाइटमेंट पीपल को दी। साथ ही साथ यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन को लाया गया हमारे आम लोगों के बीच में। ये बेसिकली ये वेस्टर्न एजुकेशन या फिर जो हम इंग्लिश में आज पढ़ते हैं वो सब लाने का यही मेन था कि बाहर से ब्रिटेन से कंपनी के लोग आए और वो लोग इंग्लिश लैंग्वेज जानते थे और यहाँ के लोगों को नहीं पता था, तो वो कैसे कम्युनिकेट करते, कैसे ट्रेड करते। तो उस चीज़ या अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे उस चीज़ में दिक्कत होने का यहाँ पे लोगों के बीच में वेस्टर्न एजुकेशन को लाया गया, क्रिश्चियनिटी को लाया गया, ताकि उनके बीच जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चलाया जा सके। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि ट्रेड मोनोपोली कब ख़त्म हुई थी। तो ये ख़त्म हुई थी 1813 में, लेकिन चाय और चाइना के साथ ट्रेड था उस टाइम भी। क्रिश्चियन मिशनरीज़ कब आए थे इंडिया में, तो 1813 में। साथ ही साथ वेस्टर्न एजुकेशन भी इस टाइम आया था। उसके बाद चार्टर एक्ट 1833 आता है। ये चार्टर एक्ट हर देख रहे 20 साल में आ रहा है, टोटल 4 है चार्टर एक्ट। फिर 1833 में आता है चार्टर एक्ट। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले नाम जो चेंज किया आता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर देते हैं। और यहाँ पे कौन बनते हैं, वारन नहीं, विलियम बेंटिंग बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और विलियम बेंटिंग के पास जो भी सिविल और मिलिट्री पावर है वो उनके पास आ जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन जो कि शुरू हुआ था रेगुलेटिंग ऑफ 1773 में, वो यहाँ पे अब ख़त्म नहीं हो जाता है, क्लाइमेक्स पे पहुँच जाता है। सॉरी, यहाँ पे जो है सेंट्रलाइजेशन सबसे ज़्यादा टॉप पे रहता है, पूरी तरह से सेंट्रलाइज कर दिया गया। क्या किया गया है, जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास के पास लेजिस्लेटिव पावर था वो भी अब चला गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। तो गवर्नर जनरल जो इंडिया है उनके पास सारे लेजिस्लेटिव पावर। उन्होंने कहा कि अब जो भी लॉज बनेंगे उनको अब एक्ट कहा जाएगा। इसके पहले जो भी लॉज बन रहे थे उसको रेगुलेशन कहा जा रहा था, लेकिन इसके बाद जो भी लॉज बनेंगे वो एक्ट के नाम पे होंगे। साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कॉमर्शियल उनका जो काम था वो ख़त्म करके बोला गया अब वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव काम करेंगे। और इस टाइम क्या हुआ, ओपन कंपटीशन का भी कोशिश किया गया लाने का, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है उन्होंने डिनाई कर दिया। ठीक है, तो 1833 में ये इंपॉर्टेंट हमारा था। साथ ही साथ फिर नेक्स्ट हम पढ़ते चार्टर एक्ट 1853। इसमें क्या किया गया, पहली बार एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल को सेपरेट किया गया। क्योंकि देखिए अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे गवर्नर जनरल, उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 मेंबर के, वो लोग ही एक्सक्यूशन का भी काम करे और लेजिस्लेटिव पावर का भी काम करे, लेकिन पहली बार यहाँ लेजिस्लेटिव बॉडी को इंट्रोड्यूस किया गया है अलग से। ओके, तो ये एक्चुअली 6 नए मेंबर लाए जाते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, और जिसको हम बाद में मिनी पार्लियामेंट भी कहते हैं। और यहाँ पे ओपन कंपटीशन जो इसके पहले कोशिश किया गया था, लेकिन सीओडी ने यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डिनाई कर दिया, यहाँ पे ओपन कंपटीशन फाइनली आ चुका है। और मैकाले जो है कमेटी, उसके तहत 1854 में ये कंपटीशन को लाया गया था। यहाँ पे जो कंपनी रूल है वो ख़त्म हो चुका है, नहीं सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे जो कंपनी रूल है, सॉरी कहाँ, यहाँ पे कंपनी रूल को फिर से एक्सटेंड कर दिया गया, लेकिन इस बार स्पेसिफाई नहीं किया गया है पीरियड। इसका मतलब कि कभी भी कंपनी रूल को हटा दिया जा सकता है। और लास्ट वन इज जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बने, उसमें बोला गया कि जो 6 मेंबर है उसमें 4 जो है लोकल रिप्रेजेंटेशन रहेंगे, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, आगरा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो 4 प्रोविंसेस है वहाँ से भी गवर्नर्स को लाए जाएंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो ये जो गवर्नर रहेंगे वो ऑफ कोर्स ब्रिटेन के ही रहेंगे, कोई इंडियन नहीं अभी लाया गया है, ये ब्रिटेन के ही। मतलब क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था ना, यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन हो रहा था, क्योंकि जो भी प्रोविंसेस को है उसको ताकत नहीं दी जा रही थी, जो भी सेंटर पे है उसके पास ही पावर सीमित थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोविंसेस से भी गवर्नर को लाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन का शुरुआत हो चुका है। ठीक है, अब हमारा आता है क्राउन रूल 1858 से 1947।
तो कंपनी रूल ने हमने पढ़ लिया है। एक बार क्या करते हैं, जो चार्टर एक्ट हमने पढ़ा है वो हम रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो हमने चार्टर एक्ट शुरू हुआ था 1793 से। चार्टर एक्ट ऑफ 1793, उसमें क्या किया गया था, जो गवर्नर के पास पावर थे ओवरराइडिंग इट्स काउंसिल, कि काउंसिल के जो भी पावर है उसको वो ओवरराइड कर सकते, उसको एक्सटेंड किया गया सारे फ्यूचर्स गवर्नर्स को लेके। साथ ही साथ इसमें जो ट्रेड मोनोपोली था उसको भी एक्सटेंड किया गया, ट्रेड मोनोपोली को एक्सटेंड किया गया 20 ईयर्स के लिए। ओके, और साथ ही साथ जो गवर्नर जनरल को है और भी ज़्यादा पावर दिया गया सबऑर्डिनेट जो गवर्नर है उसके लिए। और कमांडर इन चीफ का जो पोस्ट था वो बोला गया कि नहीं, अब गवर्नर या गवर्नर जनरल काउंसिल में नहीं रहेंगे। और सैलरी जो है बीओसी का यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का इंडियन रेवेन्यू से जाएगा। ये हमने पढ़ा था चार्टर एक्ट ऑफ 1793। फिर हमारा आया था चार्टर एक्ट ऑफ 1830। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या था, ट्रेड मोनोपोली ख़त्म हो गया, यानी जो 1600 में शुरू हुआ था वो यहाँ पे ख़त्म हुआ एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड विद चाइना। क्रिश्चियन मिशनरीज आए एंड वेस्टर्न एजुकेशन को भी लाया गया। ओके, वेस्टर्न एजुकेशन। फिर हमारा चार्टर एक्ट आता है 1833 में, जिसमें 1833 में आता है, जिसमें बेसिकली जो सेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ था रेगुलेटिंग या 1773 में यहाँ पे क्लाइमेक्स पे पहुँच चुका है। यहाँ पे सबसे पहले नाम चेंज होता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि विलियम बेंटिंग रहते हैं। और जो भी गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास के पास जो लेजिस्लेटिव पावर था वो चला जाता है गवर्नर जनरल के पास सारे पावर, और वो बोलते अब जो भी एक्ट बनेंगे उसको क्या कहा जाएगा, लॉस कहा जाएगा। ओके, साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का एज अ कॉमर्शियल ख़त्म कर दिया गया और प्योरली बोला गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करेंगे। यहाँ पे ओपन कंपटीशन के लिए अटेम्प्ट किया गया, लेकिन ये सीओडी ने इनकार कर दिया। ठीक है, 33 हो गया। एंड द लास्ट वन इज़ 18 ये पे मैं कर देती हूँ 1853। इसमें क्या किया, ओपन कंपटीशन फाइनली लाया गया मैकॉले कमेटी के द्वारा। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव अलग अलग बॉडी बनाया गया, क्योंकि अभी तक क्या था, गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 मेंबर के थे, वही देख रहे थे सारे का, लेकिन यहाँ एक 6 मेंबर का लाया गया, जिसमें बोला गया 4 जो है वो लोकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा बॉम्बे, बंगाल, मद्रास एंड आगरा से। ठीक है, इतना था। ओके, अच्छा, मैं अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए लक्ष्मीकांत बुक का, या फिर एक हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। नीचे आपको लिंक दे दिया जाएगा, नहीं तो मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और ये मेरा फर्स्ट चैप्टर था हिस्टोरिकल, जो मैंने कंपनी रूल तक पढ़ा। नेक्स्ट मैं क्राउन रूल को करूँगी कंप्लीट। तो थैंक यू।